साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है सर्वोदय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विके शर्मा और अभी कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे, वहीं से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रस्तावना, तो कल हमने बात की थी प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये संविधान का आईना है और इसे पढ़कर ही हम किसी देश के संविधान के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे कि वो संविधान आखिर क्या देना चाहता है अपने नागरिकों को। हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। तो चलिए मैं एक बार आपको पूरी बता देता हूं क्या क्या आता है इसमें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के तो न्याय प्रदान करती है प्रस्तावना। विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। ध्यान दीजिएगा, संविधान में ये सब चीजें प्रस्तावना में शामिल की गई थी संविधान की। तो एक बार हम इसे पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, आगे क्या कहा गया, ये सब चीजें तो सभी नागरिकों को प्राप्त करानी ही है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 जिस दिन थी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी और विक्रम संवत थी 2006, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना में आने वाले मुख्य शब्द हैं जिन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एक एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, याद रखेंगे आप। इसके बाद हम बात करते हैं तो प्रस्तावना के बारे में दो बातें हम और देखते हैं। तो पहली बात आप ये याद रखेंगे प्रस्तावना को लेकर कि प्रस्तावना को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत का अर्थ है कि संविधान की प्रस्तावना को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, अर्थात संविधान की प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 2 प्रस्तावना से जुड़ा हुआ ये याद रखेंगे विद्यार्थियों कि हमारी प्रस्तावना को लेकर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जैसा सब आपको मैं पहले बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की व्याख्या कर सकता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार ही भारत की व्यवस्थापिका को कार्य करना पड़ता है। तो प्रस्तावना की हम बात करते हैं तो इसमें 1960 में एक वाद हुआ, बेरूबारी यूनियन वाद, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच का एक क्षेत्र को लेकर वाद होता है और उसे लौटाने के लिए, जैसा इस वाद में लौटा भी दिया गया था पाकिस्तान को, तो लौटाने के लिए जो वाद हुआ था उस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है,
किस वाद में कहा? बेरोबारी यूनियन वाद में सर्वोच्च न्यायालय कहता है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और वही सर्वोच्च न्यायालय 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, वही सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और यह बात जब उन्होंने 1973 में कही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो फिर जब संविधान का अंग बन गई है प्रस्तावना, और आप सबको पता होना चाहिए कि संविधान में संशोधन की शक्ति रखती है संसद, तो अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो प्रस्तावना में भी संसद संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती? हम कहेंगे कर सकती है, क्योंकि पहले तो अंग नहीं था, और जब अंग बन गया तो कर सकती है। तो यही हुआ। 1973 में फैसला आता है और 42वां संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। एक सवाल एक एग्जाम में और पूछा गया था, प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? तो हमारा उत्तर होगा प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, और वो संशोधन 42वां संशोधन के माध्यम से किया गया 1976 में। संशोधन के अंतर्गत किया क्या गया था? हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो प्रस्तावना का ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, ये रीट वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि उनके एग्जाम जो सिलेबस दे रखा है उसमें प्रस्तावना का टॉपिक है। तो इसे आप अच्छे से एक बार पढ़ना, और जब समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे पूछना। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं हमारे संविधान की मुख्य विशेषताओं की। तो ये आप संविधान की विशेषताएं तो बहुत जानते होंगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगर भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो बताइए कि भाई विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? ये जानकारी आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, उत्तर देंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इसमें आते हैं 395 अनुच्छेद, इसमें आते हैं 22 भाग, इसमें आते हैं 8 अनुसूचियां। ये मूल संविधान की बात लिखी गई है। वर्तमान में 22 की जगह भाग 25 हो गए हैं। अनुच्छेदों की संख्या क्रम से बढ़ रही है, पहले 444 तक पहुंच गई थी, और ये बढ़ती और घटती रहती है विद्यार्थियों। इसलिए आप इस पर बिल्कुल भी गौर नहीं करेंगे कि वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, क्योंकि याद रखिए 395 के आगे 396 अनुच्छेद नहीं है कोई भी। जब भी ये संख्या बढ़ेगी तो ये किसी मूल अनुच्छेद के साथ ABCD इस तरह से बढ़ाई जाएगी। इसका अर्थ है कि ये संख्या घटती बढ़ती रहती है संशोधनों के माध्यम से। जैसा हाल ही में आपको पता हो तो 102वां संविधान संशोधन हुआ था, और 102वां संविधान संशोधन में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया आर्टिकल 338B में। तो ये अनुच्छेद और बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे ही इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, मूल अनुच्छेद 395 में ही रहेंगे। हाँ, अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है, और जो वर्तमान तक 12 ही है, और हमें इसी रूप में से याद रखना है कि वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, तो हम कहेंगे 12 अनुसूची है। तो इनमें से हम आज जो पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक अनुसूचियों का। भले ही कुछ विद्यार्थियों को अनुसूचियां याद रहती है 1 से लेकर 12 तक, लेकिन मैं आपको बताऊं आप कभी उसके अंदर नहीं गए, खासकर अनुसूची 2, खासकर अनुसूची 3 के अंदर नहीं गए, क्योंकि वहां जब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि ये चीज थोड़ी ज्यादा गहरी थी, और किसी बड़े लेवल के खासकर ग्रेजुएशन लेवल पे होने वाले एग्जाम में जैसी चीजें जब पूछी जाती है तो हमारे लिए पढ़ा हुआ मैटर भी अनपढ़ा हो जाता है विद्यार्थियों। इसीलिए आज जो हम अनुसूचियां पढ़ रहे हैं इनको हम थोड़ा डीपली पढ़ना चाहते हैं।
क्या आप तैयार हैं? तो चलिए, अनुसूची में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची, यानी कि पहली अनुसूची में क्या कहा गया है। पहली अनुसूची में कहा गया संघ और राज्य, और संघ और राज्य हमारे संविधान का पहला भाग भी है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। संघ राज्य का अर्थ है कि जो संघ शासित क्षेत्र है और जो राज्यों की जो सीमाएं हैं, नाम है, उनकी शक्तियां जहां तक विस्तारित है, इन सब का उल्लेख संघ और राज्य में किया जाता है। तो जब भी किसी राज्य का विघटन किया जाए, किसी नए राज्य का गठन किया जाए, तो इसका अर्थ है कि अनुसूची एक प्रभावित होगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर का जिस तरह से 2 टुकड़े किए गए, एक लद्दाख बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर बनाया गया, तो इसका अर्थ है कि अब वहां जो परिवर्तन हुआ होगा वो जरूर अनुसूची 1 में हुआ है। इसके बाद पहले मैं एक सवाल दे दूं आपको, आप लोगों को यह पता करना है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा को यथावत रखा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली में विधानसभा है। तो दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, उन दोनों के पहले पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल कौन है और लद्दाख का पहला उपराज्यपाल कौन है? आप इसे ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। फिर आती है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची की हम बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं वेतन और भत्ते। वेतन भत्तों का जिक्र किया गया है। तो किस किस के वेतन भत्तों का जिक्र किया गया है, चलिए उनकी लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे इसमें आते हैं सभी राज्यों के राज्यपाल, तीसरे नंबर पे आते हैं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। आप सब जानते हैं राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वो भी इन्हीं का वेतन भी इसी के अंतर्गत आता है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके अंतर्गत 5वें नंबर पे हम रखते हैं विधान परिषद, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वेतन भी इसी के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर आता है विधानसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सब का वेतन इसके अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों का वेतन और उनके भत्ते। इसमें आता है हाई कोर्ट, जितने भी 25 हाई कोर्ट भारत में हैं, उन सभी के सभी जजों का वेतन और भत्तों का इसमें जिक्र किया गया है। और इसी में जिक्र किया गया अनुसूची 2 में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है केग। तो वर्तमान केग कौन है? राजीव महर्षि। तो इन 9 व्यक्तियों का जो हमने जिक्र किया है, 9 पदों का जो हमने जिक्र किया है, वो अनुसूची 2 के अंतर्गत वेतन भत्तों का जिक्र संविधान की अनुसूची 2 में आएगा। इसके बाद आती है अनुसूची 3। अनुसूची 3 की हम बात करना चाहेंगे तो अनुसूची 3 में आती है शपथ, ओथ, कर शपथ, अग्निपथ। तो शपथ की अगर जब हम बात करेंगे तो इसमें भी आपको ये याद रखना है, जैसे आप शपथ याद रख लेते हो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, लेकिन याद रखना ये काफी 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 गहरा सवाल है और कंफ्यूजिंग सवाल है। शपथ कौन कौन ग्रहण करते हैं अनुसूची 3 के अंतर्गत? पहले आएंगे संघ के सब मंत्री। संघ मतलब केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री होंगे, उन सब के मंत्रियों की शपथ का जो प्रारूप है, वो प्रारूप इसमें अनुसूची 3 के अंतर्गत है। और उसी प्रारूप के अंतर्गत ये जो मंत्री होते हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं, संघ के मंत्री। इसके बाद आपको मैं बताऊं, संसद के सदस्य बनने के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार होता है,
संसद सदस्य बनने के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार होता है, ये उम्मीदवार एक शपथ पत्र भरता है और ये शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो भी अनुसूची 3 में है। संसद सदस्य का अर्थ है चाहे वो लोकसभा के लिए निर्वाचन लड़ रहा हो या चुनाव लड़ रहा हो या फिर राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहा हो, उसे एक शपथ पत्र भरना होता है। उसकी जो प्रारूप है वो भी अनुसूची 3 में है। तीसरा, जब संसद का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसके बाद संसद के सदस्य बनने के बाद जो शपथ ग्रहण की जाती है उसका प्रारूप। इसी तरह से सभी राज्यों में जो मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों की शपथ का प्रारूप। इसी तरह से राज्य की विधानसभा में जो चुनाव लड़ता है, यानी जो व्यक्ति एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता है, उस व्यक्ति को भी एक शपथ पत्र भरना होगा और वो शपथ पत्र भी अनुसूची 3 के अंतर्गत आएगा। अगर कोई व्यक्ति एमएलए बन जाता है तो उसके अंतर्गत एमएलए की शपथ भी अनुसूची 3 में आएगी। इसके अंतर्गत आती है सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों अर्थात जजों की शपथ। इसी के अंतर्गत आती है हाईकोर्ट के सभी जजों की शपथ और इसी के अंतर्गत आ जाएगी विद्यार्थियों केग की शपथ। तो याद रखिए अनुसूची 3 में भी हमने 9 पॉइंट लिखे हैं। इन्हें थोड़ा खोल के पढ़ेंगे, इसे आदि लगा के पढ़ेंगे ना तो अब लेवल तो उठाना पड़ेगा, सीधी बात है। फिर आती है अनुसूची 4 और अनुसूची 4 में आता है राज्यसभा में नेतृत्व। राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें आएगी, ये 2 जगह से आएगी। एक आएगी राज्यों से और दूसरी आएगी केंद्र शासित प्रदेशों से। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सीटें आने वाले 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला आपका दिल्ली, जहां से राज्यसभा में सीटें भेजी जाएगी, और दूसरी पुदुचेरी। क्योंकि बाकी जो 5 राज्य जो बाकी बच गए हमारे, वैसे आपको मैं एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं कि हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले 7 थी। जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। अभी हाल ही में क्या किया, दमन दीव और दादरा नागर हवेली को 1 करने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो फिर से जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वो 8 हो गई। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और उनमें दिल्ली और पुदुचेरी के ही 2 ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभाएं गठित की गई है। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया, पुदुचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया, और जहां विधानसभाएं होगी वहीं राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। इसलिए बाकी जो बच गए वहां पर अभी फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की सीटें आएगी। तो अभी हम केवल इतनी सी चर्चा करना चाहते हैं कि दिल्ली में जो सीटें हैं वो 3 है और पुदुचेरी से 1 राज्यसभा की सीट आती है। तो चौथी अनुसूची में आता है राज्यसभा में नेतृत्व है। इसके बाद आती है अनुसूची 5। अनुसूची 5 इसमें आता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। जिन राज्यों में जनजातियों की संख्या ज्यादा है वहां पर कुछ विशेष उपबंध किए जाते हैं अनुसूची 5 के अंतर्गत। इसमें अपने राजस्थान के भी बहुत सारे क्षेत्र शामिल होते हैं, तो आप पता कीजिए अनुसूची 5 में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। फिर आती है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में 4 राज्यों को शामिल किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन को अनुसूची 6 में रखा गया है, क्योंकि ये जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं और यहां के प्रशासन को विशेष महत्व दिया गया है। तो एक बहुत अच्छा सवाल यहां पर क्रिएट किया जा सकता है, निम्न में से कौन सा राज्य अनुसूची 6 में शामिल नहीं है?
तो वहां आप याद रखेंगे, आप तभी उत्तर दे पाएंगे जब आपको इन चारों का नाम अच्छे से याद हो। और ये नाम आपको कंफ्यूजिंग भी करते हैं, क्योंकि मणिपुर भी एक ऐसा है जो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य वैसे भी बड़े कंफ्यूज करते हैं, राजधानियां तक याद नहीं होती उनकी। तो इसीलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को अनुसूची 6 के अंतर्गत रखा जाता है, जहां की जनजाति प्रशासन पर विशेष उपबंध किए गए हैं अनुसूची 6 में। इसके बाद आती है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में आता है केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य के बीच की शक्ति विभाजन, जिसमें एक सूची बनाई गई संघ सूची, एक सूची बनाई गई है राज्य सूची और एक बनाई गई है समवर्ती सूची। तो इन तीनों पर जो कानून बनाने की शक्तियां हैं वो अलग अलग है। संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। अभी इसमें लगभग 100 सब्जेक्ट है। राज्य सूची में सब्जेक्ट की संख्या 66 है और समवर्ती सूची में लगभग 52 सब्जेक्ट है। तो एक सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, भारत का राष्ट्रपति संघ सूची पर अध्यादेश जारी करता है, वो समवर्ती सूची के विषय पर भी जारी कर सकता है, लेकिन वो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति उस राज्य का राज्यपाल रखता है। तो इसमें आएगी अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है। अनुसूची जो 8 आती है, अनुसूची 8 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आती है भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या आप सब लोगों को पता होगी, ये संख्या है विद्यार्थियों 22। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 22 नहीं थी। मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी। इन्हें समय समय पर बढ़ाया गया। कब कब बढ़ाया गया, चलिए छोटा सा एक सूत्र बना के याद करते हैं इसे। सबसे पहले संशोधन होता है 21वां संशोधन जो किया गया 1967 में। इसमें सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद 71वां संशोधन हुआ 1992 में और 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को मान्यता दी गई। तो फिर 15 से बढ़कर भाषाओं की संख्या हो गई 18। फिर एक बार को जोड़ दीजिए आप, 21 और 71 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92। इसका अर्थ है कि 92वां संशोधन जो 2004 में हुआ वो भी भाषा से संबंधित ही है। तब 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी और ये 4 भाषाएं हैं हमारी बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो इस तरह से 22 भाषाओं का, देखो 18 पहले हो गई थी, 4 और जुड़ती है तो टोटल भाषाओं की संख्या हो जाती है, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या हो जाती है 22। यह अनुसूची 8 के अंतर्गत आती है। अनुसूची 9, अभी हमने बात की थी कि मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूचियां थी, तो किसका अर्थ हुआ कि 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी, चलिए इसकी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। अनुसूची 9 को जोड़ा गया विद्यार्थियों भारत का पहला संशोधन। प्रथम संशोधन जो होता है 1951 में, इस संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई थी और इसके अंतर्गत रखा गया है भूमि सुधार। और दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें जो भी विषय लिखे जाते हैं, जो भी विषय इसके अंतर्गत रखा जाएगा उसे आप न्यायालय में प्रसंगत नहीं कर सकते हो, अर्थात न्यायालय के लिए वो वर्जित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसमें रखे गए सब्जेक्ट को ज्यादा मजबूती के साथ लागू किया जा सके और खासकर भूमि सुधार कानून को लागू करने के उद्देश्य से 9वीं अनुसूची को लागू किया गया। लेकिन हम इसे भी कह सकते हैं कि अनुसूची 9 में रखे गए विषय जो होते हैं वो न्यायिक समीक्षा से परे हो जाते हैं, न्यायिक सीमा से बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस तरह की व्यवस्था
सरकार को कुछ ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, और इसी स्थिति में सरकार चाहे तो कुछ ऐसे काम भी कर सकती है जो संविधान के अनुरूप ना हो। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इसके अंतर्गत एक विशेषता दी है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय इसमें शामिल किए जाएंगे उन विषयों की समीक्षा न्यायालय कर सकता है। तो अब ये समझ लीजिए कि नवीं अनुसूची पूरी तरह से जो है वो न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। अनुसूची 9 के बाद हम पढ़ लेंगे विद्यार्थियों अनुसूची 10, और अनुसूची 10 में आता है दल बदल कानून। दल बदल कानून, और ये जो दल बदल कानून आता है अनुसूची 10 में, और अनुसूची 10 को जोड़ा गया विद्यार्थियों 1985 में 52वां संशोधन के माध्यम से। ये राजीव गांधी की सरकार में ये संशोधन किया गया था, और इसके अंतर्गत कोई चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकता। विशेष में बहुत सारी गलियां छोड़ी गई है जिनके अंतर्गत बहुत सारे इलीगल तरीके से भी काम हो सकते हैं, ऐसी गलियां इसमें छूटी हुई है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। लेकिन फिर भी दल बदल कानून को आप छोटा छोटा समझ लीजिए। एक पार्टी से चुना हुआ व्यक्ति दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी जो सीट होती है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसका चुनाव खारिज कर दिया जाएगा। और एक निर्दलीय चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था 52वां संशोधन में। लेकिन इसमें जो सारी शक्तियां हैं वो कोर्ट के बजाय दे दी गई है सीधी सीधी राज्यों में विधानसभा का अध्यक्ष और केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि दल बदल कानून के अंतर्गत कौन सा जो सदस्य है वो लीगल है, कौन सा सदस्य इलीगल है। ये निर्णय करने की जो शक्ति है वो राज्य में विधानसभा अध्यक्ष को है और केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष को है। तो दल बदल कानून आता है अनुसूची 10 में। अनुसूची 11 की बात करेंगे तो अनुसूची 11 जिसे जोड़ा गया था विद्यार्थियों 73वां संशोधन 1992 के द्वारा, और ये जुड़ती है पंचायती राज से। पंचायती राज से जुड़ती है, और इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के द्वारा किए जाने वाले 29 विषयों को इसके अंतर्गत रखा गया है। याद रखिए पंचायती राज के पास कुल विषय है 29, 9, 2, 11। अनुसूची 11 विषय है 29, 9, 2, 11। इसी तरह से आती है विद्यार्थियों अनुसूची 12, और अनुसूची 12 को रखा गया है 74वां संशोधन 1992 के द्वारा, और इसमें आते हैं नगर निकाय। नगर निकाय जिसे काम दिए गए विद्यार्थियों 18 विषय पर नगर निकाय कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी टोटल 12 अनुसूचियां होती है। उम्मीद करता हूं आपको मैटर पसंद आया होगा। धन्यवाद।